ये आपसे पहले अभी अभी SCCP का एक लेक्चर कंप्लीट हुआ है, कंपनी फॉर्मेशन का। तो अभी हम लोग जो है वो आपके लेक्चर्स पर चलते हैं। ओरिएंटेशन क्लास के नोट्स हैं वो हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। मीनवाइल जब तक मैं नोट्स वगैरह ओपन कर रहा हूँ, आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारा जो मेन कोर्स है, जिसे आप लोग एक सिग्नेचर कोर्स कह सकते हैं, वो है सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर। ये 4 से 5 महीने का हमारा एक कोर्स होता है। इसके अंदर हम लोग पूरी तरीके से प्रैक्टिकली इनकम टैक्स सीखेंगे सारे का सारा इंशाल्लाह, सेल्स टैक्स सीखेंगे सारे का सारा, खा वो वफाकी हुकूमत के जो है वो अंडर हो या प्रोविंशियल हुकूमत के अंडर हो, यानी सेल टैक्स ऑन सर्विसेज भी सीखेंगे, सेल टैक्स ऑन गुड्स भी सीखेंगे। इसके अलावा जो है फिर हम लोग कॉर्पोरेट के मॉड्यूल्स में चले जाएंगे, हम लोग SCCP के तमाम तर काम सीखेंगे, छोटी से छोटी सिंगल मेंबर कंपनी से लेकर इंशाल्लाह हर तरह की पब्लिक कंपनी तक हम लोग कंपनी बनाना सीखेंगे। कंपनीज के जितने भी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन यानी कि कंपनी बनाने के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद जितने भी काम होते हैं, कंपनीज की एनुअल फाइलिंग वगैरह होती है, इसके अलावा कंपनीज की कॉम्प्लायंसेस होती हैं, ये सारा कुछ भी हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे। यानी कि कंपनीज का हर छोटे से बड़ा काम, कंपनी को बनाने से लेकर कंपनीज की वाइंडिंग अप और या फिर क्लोजर जिसे आप कह सकते हैं, अगर किसी शख्स को कंपनी अपनी बंद करनी पड़ जाती है तो कंपनी के बंद करने तक हम लोग एक एक चीज प्रैक्टिकल सीखेंगे। इसके अलावा फिर आगे हमारे अपने नेक्स्ट मॉड्यूल्स आ जाएंगे, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लोगो रजिस्ट्रेशन वगैरह के। फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काम आ जाएगा, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का काम आ जाएगा। इसके अलावा जो है हमारे पास PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ये तमाम तर चीजें इसी कोर्स का हिस्सा है और आपको इंशाल्लाह सिखाई जाएंगी। ठीक है जी, शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस जो है ये कोर्स ऑफर कर रहा है सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर का। मोस्टली हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स होते हैं, ACC एफिलिएट्स होते हैं। इसके अलावा CA या लॉ के या फिर CMA वगैरह के स्टूडेंट्स भी होते हैं। फिर इसके साथ साथ BCom, MCom, अकाउंटेंट्स, बैंकर्स और अल्हम्दुलिल्लाह FBR और SCCP के जो है बहुत से जो है आप ये कह सकते हैं कि हाजिर जो ऑफिशियल्स हैं, मुलाजम हैं, वो भी हमारे इस कोर्स का हिस्सा होते हैं। ठीक है, और क्यों होते हैं? क्योंकि हो सकता है आज भी आप में से भी बहुत सारे लोगों में से ऐसे कुछ लोग हों जो शायद FBR से बिलोंग करते हों। करंटली आप लोग कोई ना कोई जॉब कर रहे हो FBR के किसी भी जो है वो जेली ऑफिस में, खा वो कोई RTO हो या CTO हो या किसी भी जगह पर, और या फिर कुछ लोग जो है वो SCCP से मुंसलिक हो सकते हैं। रीजन क्या होती है? रीजन बेसिकली ये होती है कि जब हम लोग इन इदारों में जॉब करते हैं तो जॉब का क्राइटेरिया यही होता है कि हम लोग कोई ना कोई टेस्ट पास करते हैं या इदारों की तरफ से जॉब्स ऑफर की जाती हैं और किसी ना किसी टेस्टिंग सर्विस की तरफ से कोई ना कोई एग्जाम होता है, हम लोग टेस्ट पास करते हैं, उसके बाद एक छोटी सी हमारी ट्रेनिंग हो जाती है 3 मंथ से लेकर 1 साल तक मैक्सिमम, और उसके बाद हमारी वो जॉब स्टार्ट हो जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। इवन दैट के कमिश्नर साहब तक भी यही चीज चल रही होती है, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर वगैरह, वो भी क्या होता है, कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम पास किया और छोटी सी ट्रेनिंग है उसको मुकम्मल किया। ये चीज़ नहीं देखी जाती कि हमारी जो एजुकेशन वाइज हमारी जो क्वालिफिकेशन है, हमारी स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, क्या हम लोग आर्ट्स से हैं, साइंसेस से हैं, कॉमर्स से हैं, या हमारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो किस फील्ड की है, ये ज़रा नहीं देखा जाता हमारे यहाँ। तो उसकी वजह ये से क्या होता है कि इदारों में जो ऑफिशियल्स होते हैं वो उतने ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि इस हवाले से एजुकेटेड नहीं होते जितने ज़्यादा आप और मैं, हम कंसल्टेंट्स काम कर करके सीख चुके होते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि उन लोगों को भी ये जरूरत महसूस होती है कि अब हमें कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या किसी ऐसे कंसल्टेंट को ज्वाइन करना चाहिए कि ताकि अगर हम लोगों के मसाइल सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं तो एटलीस्ट हमें पता तो हो कि मसला है क्या और कानून इसके बारे में क्या कहता है, और हमने इनको, यानी उनकी प्रैक्टिस बहुत कम होती है। तो आई होप कि मेरी बात को आप थोड़ा सा समझ चुके होंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हर पेशे से हमें ज्वाइन कर रहे होते हैं और इस चीज़ का फायदा आप सब लोगों को भी होगा, क्योंकि फिर बाद में आप सब लोगों ने भी, नेटवर्किंग से ही आजकल के दौर में सब कुछ हो रहा होता है। तो यही सारे लोग आपके कोलीग्स होंगे, आपके ग्रुप मेंबर्स होंगे, आपके दोस्त होंगे और आप इस कम्युनिटी का हिस्सा होंगे। तो फिर मिलजुल कर इंशाल्लाह ऑल ओवर द पाकिस्तान आप लोग अपनी सर्विसेज दे रहे होंगे, वो भी घर बैठे। ठीक है, इस कोर्स में बहुत कुछ है, इंशाल्लाह आगे चलते चलते मैं आपको बताता जाता हूँ।
अच्छा जी, इंट्रोडक्शन वगैरह जो है ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। वेबसाइट है iblahore.com, तसल्ली से वेबसाइट को देख लीजिएगा, सारी चीजें आपको वेबसाइट से समझ आ जाएंगी। हमारी वेबसाइट जो है वो भी बहुत ही प्रोडक्टिव है माशाल्लाह से। बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ कंसल्टेंट, आप उसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारा स्टडी मटेरियल है वहाँ पर, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट रूम्स बनाए गए हैं, ठीक है, आप अपने टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, आप अपनी असेसमेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। बस जाएं वहाँ पे अपने टेस्ट वगैरह दें। और इसी तरीके से जो है किसी भी तरह का गवर्नमेंट का कोई भी प्लेटफॉर्म आप विजिट करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे एफबीआर हो गया, एससीसीपी के पोर्टल्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, ये सब कुछ भी हमने यहाँ इस वेबसाइट के ऊपर रख दिया हुआ है, ताकि हमारे कम्युनिटी के किसी भी मेंबर को ये मसला ना हो कि चीजें जो है वो मिल ना रही हो, या कोई नोट्स ना मिल रहे हो, या ये ना पता चल रहा हो कि किस वेबसाइट पे जाके क्या काम करना है। सर ने कोर्स में तो ये सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन अब हमें कोई पाथवे नहीं पता, हमें रास्ता नहीं पता। ये इस कोर्स में ये थ्योरेटिकल कोर्स है ही नहीं, ये है ही सारा प्रैक्टिकल। मैंने आपको सारे रास्ते ही बताने हैं। यही वो तमाम तर वेबसाइट्स हैं, सरकारी इदारों के प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ से हमने सारे काम करने हैं। सब कुछ हमने एक ही वेबसाइट पे रख दिया है, ठीक है। आपके कोई नोट्स वगैरह हो तो वो सारे के सारे भी यहाँ पर ही रख दिए गए हैं, जितने भी हमारे कोर्सेज में इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने अपनी कोई प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आपको बताया गया है कि आपके लिए प्रॉपर टेस्ट रूम बना दिया गया है। हाँ, आपने कोई भी कोर्स ज्वाइन किया हो, हर कोर्स के हिसाब से आपके टेस्ट रूम वगैरह बने हुए हो, टैक्सेशन की कोर्सेज हों, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की कोर्सेज हों, स्टॉक एक्सचेंज की कोर्सेज हों। तो उसमें इसके बाद अगर आपका वो दूसरे जो है वो फॉरेन टैक्सेशन के कोर्सेज आ जाते हैं, यूएस यूएई वगैरह के, तो आप हर तरह से अपनी जो एबिलिटीज हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करने लगते हैं और आपको उस टाइम नहीं पता चल रहा कि हाँ आपको अभी कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, या हो सकता है आपको सारा कुछ पहले से ही आता हो, तो आए यहाँ पर अपना टेस्ट दें और अपने आप को खुद असेस करें कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता है। अगर आपको लगता है कि आप टेस्ट को नहीं क्लियर कर पा रहे, तो फिर आए थोड़ा सा लर्निंग की तरफ आ जाएं, कोर्स ज्वाइन करें, चीज़ों को सीखें। इससे आप अपने आप को असेस कर सकते हैं कि इस टाइम मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं, लोग क्या काम करवाते हैं, प्रैक्टिकल काम किस तरीके से हो रहा है। अगर तो आप ये सारी चीज़ें, जिस तरीके से आपका टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा, उसको आप अपने आप को अच्छे तरीके से असेस कर लेते हैं, तो दैट्स वेल एंड गुड। और फिर आपको बस थोड़ा बहुत अपने आप को पॉलिश करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये टेस्ट आपसे क्लियर नहीं हो पा रहा, तो फिर बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके लिए चीजों को सीखना। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इस टाइम इनकम टैक्स का सीजन स्टार्ट हो चुका है। 27 जुलाई, आज 1 अगस्त है, 27 जुलाई पहला दिन था जिस दिन टैक्स ईयर 2026 की ये जो रिटर्न थी, जो गोशवारा है, वो जमा होना शुरू हुआ है। जिस दिन रिटर्न्स जमा होना शुरू हो जाती हैं, उस दिन से लेकर लास्ट डेट तक, जो कि इस बार प्रोबेबली 31 अक्टूबर होगी इंशाल्लाह, 31 अक्टूबर तक टैक्स सीजन चलता है, यानी बेतहाशा काम होता है। आप इस वक्त के अंदर अगर अच्छे से काम सीख के अपना काम करते हैं, अपनी प्रॉपर एडवर्टीजमेंट करके, तो आप इस एक सीजन के अंदर अंदर जो है वो, मैं लाखों नहीं कहूंगा, मैं मिलियंस कहूंगा, लोग इसमें मिलियंस तक भी कमा लेते हैं। सिर्फ एक अच्छी डायरेक्शन चाहिए, अच्छे तरीके से एडवर्टीजमेंट करनी आनी चाहिए, और साथ में टाइम मैनेजमेंट, कि अपने क्लाइंट का काम कितनी देर में उसको मुकम्मल करके देना। और अगर आप अपना एक जो है वो माइंड बना लेते हैं कि मैंने इस सीजन में इतना काम करना है, तो लोग हर सीजन के हिसाब से अपनी अर्निंग कर रहे होते हैं। एक सीजन में काम करके थ्रू आउट द ईयर उनको दोबारा काम नहीं करने पड़ता। और ये हकीकत है, आप लोगों के सामने अभी आप लोगों को चीजें नजर आएंगी। अच्छा, तो ये आपके सामने पूरी वेबसाइट है, इसकी तमाम तर चीजें हैं, आप इसके ऊपर प्रॉपरली चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको सर्टिफिकेट वगैरह प्रॉपर इशू किया जाता है कोर्स के बाद। उस सर्टिफिकेट को आप यहाँ पे वेबसाइट पे जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी आपका बाद में किसी जगह पे आप जॉब करने जाते हैं, आप किसी क्लाइंट का काम करने लगते हैं, वो कहते हैं कि आपने काम कहाँ से सीखा है, हम कैसे आपके ऊपर यकीन करें, आपको काम आता है नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ आपने उन्हें अपना सर्टिफिकेट दिखाना है। सर्टिफिकेट आपको हार्ड फॉर्म में भी दिया जाएगा, आपके होम एड्रेस पे, लोकेशन पे भेज दिया जाएगा, प्रॉपर ऑनलाइन वेरीफाइएबल होगा विद क्यूआर कोड, ठीक है। और आपको डिजिटली भी, यानी कि सॉफ्ट फॉर्म में भी सेंड किया जाएगा। आपने बस अपना सर्टिफिकेट उन्हें दिखाना है। नहीं दिखाना सर्टिफिकेट, वो भी ना दिखाएं, सिर्फ और सिर्फ अपना सीएनआईसी नंबर उन्हें बताएं, और उन्हें कहें कि जाके आप आईबी की वेबसाइट से हमारा सीएनआईसी नंबर सर्च करके चेक कर लें, आपको हमारी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आपके साथ प्रॉपर एक जिंदा, एक अलाइव सर्टिफिकेट चलेगा, ताकि जब कभी आपको अपनी वेरिफिकेशन की जरूरत पड़े, या किसी भी न्यू जगह पर आप ज्वाइन करें, और आपको बजाय कि ये खुद से मुंह से उन्हें बताना पड़े कि नहीं जी मुझे तो काम आता है, मैंने ये सीखा, मैंने वो सीखा है, उसकी बजाय हमारी वेबसाइट जो है वो ये बोल के बताए लोगों को कि आपको ये तमाम तर चीजें आती हैं, किस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आपको पढ़ाया था, किस इदारे ने पढ़ाया है,
कितनी देर का कोर्स था, आपका क्या स्कोर रहा है, क्या हमारा इदारा अपने स्टूडेंट पर रिलाई कर रहा है, अपने स्टूडेंट की गारंटी देता है। ये तमाम तर चीजें इसके अंदर आपकी मेंशन होंगी जब आप इसको वेरीफाई करेंगे तो। अच्छा जी, वापस चलते हैं, हम लोग बात कर रहे थे अपनी स्लाइड्स के बारे में। ये सारी चीजें आप लोग रीड कर लीजिएगा जी। मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ। तो कोर्स ड्यूरेशन है जी तकरीबन 4 से 5 महीनों की। टोटल इसके अंदर लेक्चर्स होंगे 48 से 60 के राउंड अबाउट। लेक्चर्स कम ज्यादा क्यों होते रहते हैं, उसकी वजह ये होती है कि हर साल ही खास तौर पर, ये आपको पता है अभी जो टैक्स ईयर नया शुरू हुआ है, हर साल 1 जुलाई से नया माली साल का आगाज होता है। जिस तरीके से हमारा कैलेंडर ईयर होता है ना, वो शुरू होता है जनवरी से, हमारा जो है इस्लामी साल है वो शुरू होता है मुहर्रमुल हराम से। इसी तरीके से हमारा जो माली साल है ये शुरू होता है जुलाई के महीने से हर साल, और जून के महीने में यानी अगले साल जून में ये 12 महीने मुकम्मल होके एंड हो जाता है। तो अभी हमारा माली साल जो शुरू हुआ है इसे कहेंगे टैक्स ईयर 2027। ये इस टाइम टैक्स ईयर 2027 शुरू हो चुका है। कैलेंडर ईयर देखेंगे तो वो 2026 चल रहा है, लेकिन टैक्स ईयर 2027 शुरू हो चुका है इस टाइम, जो कि 30 जून 2027 तक चलेगा। और उसके बाद फिर क्या शुरू हो जाएगा, टैक्स ईयर 2028। तो इसकी वजह से कवानीन में तब्दीलियां आती रहती हैं, नए नए कवानीन जो है वो एफबीआई शामिल करता रहता है, और फिर उसकी वजह से कुछ चीजें हमें बढ़ानी भी पड़ती हैं कोर्स के अंदर, कुछ नई चीजें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक रियल टाइम में हम लोगों ने आपको चीजें सिखानी होती हैं। ये एक ऐसा कोर्स है कि इसमें पुरानी और आउटडेटेड का फायदा नहीं है। एक चीज मिसाल के तौर पर, अगर हुकूमत ने उस चीज को कानून से ही निकाल दिया, ओमिट कर दिया है, और उसकी जगह कोई नई चीज शामिल कर दी है, तो हमें पुरानी चीज सिखाने का आपको क्या फायदा है? वो चीज तो कहीं पर भी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होगी। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आपने इस टाइप की कोई भी मार्केट रिलेटेड कोई स्किल सीखनी है, तो फिर ये देखना है कि क्या उसमें कोई तब्दीली तो नहीं आ चुकी। बिकॉज मार्केट आपसे क्या रिक्वायर कर रही है कि आप आज के टाइम पे हमारा ये काम करके दें, और आपको अगर आपको उससे जो है वो 1-2 साल पिछला काम आता होगा तो उसका क्या फायदा है? आप वक्त में पीछे तो नहीं जा सकते, क्लाइंट तो आपको आज के टाइम का मिलना है। तो ये वजह होती है कि इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आती रहती है टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स में या ड्यूरेशन में। हमारी लेक्चर ड्यूरेशन जो है वो इंशाल्लाह 1.5 आवर हुआ करेगी जी। यानी कि 8 बजे आपका लेक्चर स्टार्ट हुआ करेगा, और 9 बजे तक मेरा लेक्चर होगा, यानी मैं पढ़ाऊंगा, और फिर देन 9 बजे से लेकर 9:30 तक आप अपने सवालात वगैरह कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 100 क्रेडिट आवर्स, यानी कि 100 घंटों का आपका ये टोटल कोर्स चलेगा। कोर्स के अंदर क्या होगा जी, आईरेस एंड बेसिक अकाउंटिंग। आईरेस बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए पाकिस्तान में टैक्सेशन के तमाम तर काम होते हैं, खा वो इनकम टैक्स के काम हो, खा वो सेल्स टैक्स के काम हो। अच्छा, यहाँ पर मैं मजीद आगे बढ़ने से पहले रुक कर एक बात बिल्कुल वाजिया कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा कि हमारा ये कोर्स जो है ये बेसिक टू एडवांस लेवल है, बिगिनर टू करेगा। अगर इसके मॉड्यूल्स की बात करें तो इसमें आईरेस एंड बेसिक अकाउंटिंग होगी, इनकम टैक्स होगा, सेल्स टैक्स होगा, एससीसीपी के तमाम तर काम सिखाए जाएंगे, आईपीओ यानी कि ट्रेडमार्क और लोगो रजिस्ट्रेशन वगैरह, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तमाम काम सिखाए जाएंगे, पीसैप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का सारा काम सिखाया जाएगा। पीसैप में क्या होता है जी, पीसैप में आपका जितना भी आईटी कंपनीज होती हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज वगैरह होते हैं, कॉल सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ सिखाया जाता है। पाकिस्तान सिंगल विंडो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सारा काम आपको सिखाया जाएगा, पीईसी का सारा काम सिखाया जाएगा, जिसमें आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनीज वगैरह आ जाती हैं, ईओबीआई एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन का काम सिखाया जाएगा, जिसमें हमारी प्राइवेट कंपनीज के वर्कर्स और एम्प्लॉयज वगैरह को रजिस्टर किया जाता है ताकि उन्हें आफ्टर रिटायरमेंट या आफ्टर जो है वो कंप्लीशन जॉब के बाद उन्हें उनकी पेंशन वगैरह जो है वो मिल सके। और लास्ट पे हमारा डिजिटल मार्केटिंग आ जाता है। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे।
अच्छा, ये नेक्स्ट जो मॉड्यूल 6 है, डिजिटल मार्केटिंग, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। इसको हमने क्यों साथ में रखा हुआ है, ताकि आप जो भी चीजें सीखें, आप अपने घर में बैठकर अगर काम करना चाहें तो ऑनलाइन आप अपना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, यानी कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी एडवर्टीजमेंट करके ऐड लगाकर अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा कि आप लोगों के इलाके में अगर लोग आपसे फिल वक्त नहीं भी काम करवा रहे, मिसाल के तौर पे कोई शख्स जो है वो किसी गांव से बिलोंग करते हैं या किसी स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें ये इशू नहीं होगा कि मेरे पास तो सिर्फ इनकम टैक्स वाले लोग आ रहे हैं या सिर्फ फाइलर वाले लोग आ रहे हैं, मैं तो इतनी सारी चीजें सीखने का मुझे कोई फायदा नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। हमारा ये कोर्स क्योंकि ऑनलाइन कोर्स है और इसमें तमाम तर चीजों को, ऑनलाइन चीजों को ही मद्देनजर रखा गया है। और इसका फायदा ये है कि आप कोर्स करने के बाद जब अपना ऐड लगाओगे फेसबुक, सोशल मीडिया पर, तो आपके पास पूरे पाकिस्तान से लोग राब्ता करेंगे। ठीक है, और फिर आप जैसे मर्जी उनको जो सर्विसेज वो चाहेंगे आप दोगे अपने घर बैठ के, और वो लोग आपको पेमेंट करेंगे, वो भी ऑनलाइन, और आप घर बैठे अपनी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अभी आप लोगों के सामने इनकम टैक्स का सीजन स्टार्ट हो रहा है जी। 27 जुलाई को इनकम टैक्स का सीजन स्टार्ट हो चुका है और 31 अक्टूबर तक इंशाल्लाह चलेगा। और बहुत ज्यादा काम होता है इनकम टैक्स का। आप लोग कैसे काम करोगे, सिर्फ अपने इलाके में नहीं करना, आपने आप लोगों ने अपना प्रॉपर पेज बनाना है, फिर अपने एड चलाने, ये सारी चीजें मैं इंशाल्लाह अभी आपको आने वाले शायद पहले नहीं तो दूसरे हफ्ते के अंदर तक ये सारी चीजें सिखा चुका हूँ कि आपने अपना एड वगैरह कैसे लगाना है, ताकि ड्यूरिंग द कोर्स ही आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सको। अच्छा जी, अभी बेशक आप लोगों को नहीं पता होगा इनकम टैक्स क्या है, सेल्स टैक्स क्या है, एससीसीपी क्या है, आईपीओ वगैरह, इन सारे चीजों के बारे में आपको नहीं पता। यही वजह है कि आप लोग सीखने के लिए आए हो। तो बिल्कुल आप लोग बेफिक्र हैं, मैं आप लोगों को सारी चीजें आज ही की क्लास में बेसिक सारी चीजें सिखा के भेजूंगा। ये बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस लेवल कोर्स है। इसमें मुश्किल से मुश्किल चीजें भी आपको सिखाई जाएंगी, हर तरह की। अगर आप कोर्स प्लान पूरा देखेंगे तो आपके पास कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं या थोड़ी बहुत प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे हैं उन्हें ये चीजें समझ आ रही होंगी, और जो लोग नहीं काम कर रहे, आप लोग भी इस सिलेबस को किसी भी दूसरे इदारे के साथ या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और ये चीज देख सकते हैं कि ये कोर्स मैक्सिमम चीजों को कवर करता है। यानी सबसे ज्यादा अगर इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में कोई लेंथी क्वालिफिकेशन करवा रहा होगा या सर्टिफिकेशन दे रहा होगा तो वो हमारा इदारा है। तमाम तर चीजों को कवर किया जा रहा है। आपके पास कभी भी कोई भी किसी भी किस्म का क्लाइंट आ जाए, हाँ वो आम आदमी हो, इंडिविजुअल हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई कंपनी हो, इवन दैट के कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट ही क्यों ना हो, किसी भी तरह का काम हो, कोई फॉरेनर कंपनी आपके पास हो, तो आप तमाम तर काम उनके कर सकते हैं। इस हद तक आपको हर चीज सिखा दी जाएगी। इस सारे को आप देख लीजिएगा। मैं ये क्यों नहीं आपको पढ़ के बता रहा, क्योंकि अभी आप लोगों ने चीजें सीखनी है, तो अभी मेरे बताने का कोई फायदा नहीं होगा। कुछ को समझ आएंगी, कुछ को नहीं समझ आएंगी, बट सिलेबस के हिसाब से आप लोग इस सारी चीजों को अपने पास रख सकते हैं, ताकि आप लोगों को पता हो कि हमारा सिलेबस क्या क्या है। अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ने से पहले एक तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जिस तरीके से ये 4 से 5 महीने का कोर्स मैंने आपको दिखाया है, इसी का ही एक सब कोर्स या एक सबसेट बनाया गया है, जो कि इनकम टैक्स एडवाइजरी कोर्स के नाम से। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस कोर्स के एड्स देखे होंगे और उसके बाद आप लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन करने की ख्वाहिश की होगी। इसमें क्या फर्क है जी, ये कोर्स तो वही है 4 से 5 महीने वाला, उसी का हिस्सा है, लेकिन उसके जो शुरू के 2 मॉड्यूल्स है ना, ये वाले आईआरएस एंड बेसिक अकाउंटिंग और इनकम टैक्स, इन 2 मॉड्यूल्स को इकट्ठा करके जो है वो एक मॉड्यूल बना दिया गया है या एक कोर्स बना दिया गया है, वो है आपका इनकम टैक्स एडवाइजर कोर्स। ये तकरीबन 4 से 5 हफ्तों का टोटल कोर्स होगा। इसमें 12 से 15 लेक्चर्स होंगे। लेक्चर टोटल इनकम टैक्स इसमें कवर हो जाएगा। लेक्चर ड्यूरेशन वही रहेगी, टाइमिंग भी वही रहेगी। यानी कल जो पहली क्लास है ना, वो इनकम टैक्स वालों की भी होगी जिन्होंने सिर्फ सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर कोर्स में एडमिशन लिया होगा, और जो सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर 4 मंथ कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे, उनकी भी कल वही क्लास होगी। दैट मीन्स के पहला 1 से 1.5 महीना आप लोगों का इकट्ठा ही चलेगा एक ही क्लास में। उसके बाद क्या होगा कि जब इनकम टैक्स कंप्लीट हो जाएगा, यानी हम लोग इस जगह पर पहुंच चुके होंगे, ये पूरा हो जाएगा मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 पूरा हो जाएगा। मॉड्यूल 3 सेल्स टैक्स शुरू होने से पहले क्या होगा कि इनकम टैक्स के स्टूडेंट्स को उनके सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए जाएंगे, जो कि ऑनलाइन वेरीफाइएबल हैं प्रॉपर। और जो हमारे बाकी के स्टूडेंट्स होंगे सीडीसीए 4 मंथ कोर्स के, वो फिर फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे अपना सेल टैक्स का मॉड्यूल स्टार्ट कर देंगे।
अच्छा जी, इनकम टैक्स के कोर्स में क्या क्या होगा? मॉड्यूल तो वही है दो, लेकिन ये सेकंड मॉड्यूल इनकम टैक्स का ब्रेकअप आपको नजर आ रहा है, जिसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, रिटर्न फाइलिंग है ऑन आईआरएस, हर तरह के नोटिस हैं, रिप्लाईज हैं, अपील्स हैं, और फिर लास्ट पे इसके अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग को शामिल इसलिए किया गया है ताकि आप लोग जो सिर्फ इनकम टैक्स सीख रहे होंगे वो भी अपनी एडवर्टीजमेंट, अपने एड्स वगैरह प्रॉपरली लगा सकें। इसमें भी आगे अगर आप डिटेल्स देखेंगे तो वही डिटेल्स आपको नजर आएंगी जो 4 मंथ कोर्स के इनकम टैक्स मॉड्यूल के अंदर है। हाँ, लेकिन ये है कि इनकम टैक्स के अलावा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग होगी और कोई चीज नहीं होगी। ये 1 से 1.5 महीने का कोर्स होगा। अब हम लोग चलते हैं जी कुछ बेसिक चीजें जो कि आप लोगों को पहले समझनी पड़ेंगी, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि ये टैक्स है क्या, आईआरएस क्या है। देन मैं आप लोगों को ओरिएंटेशन क्लास के कुछ मजीद पॉइंट्स बताऊंगा और फिर हम लोग इंशाल्लाह इस चीज को वाइंड अप कर देंगे। तो अभी जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी उसकी तरफ चलते हैं कि हम लोग जो इम्पोर्टेंट हमारे ओरिएंटेशन के हवाले से हमारे कुछ पॉइंट्स हैं उनको समझने के लिए हम लोग अपनी बेस को थोड़ा बेहतर कर लें। अच्छा जी, बिगिनर्स जो नहीं जानते फिल वक्त कि टैक्स क्या होता है, तो उनके लिए है जी, समझ लें। सवाल है जी कि टैक्स क्या होता है। हर मुल्क में हर जगह पर स्टेट की यानी कि हुकूमत की कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, वो जिम्मेदारियां किस तरीके की हो सकती हैं जी, जैसा कि गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ठीक है, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल्स वगैरह बनाए जाते हैं। फिर अपने मुल्क के दिफा के लिए जो है वो मिलिट्री या आर्मी का जो महकमा है वो कायम किया जाता है। आर्मी जो है वो मुल्क का दिफा करती है। फिर इसी तरीके से हर मुल्क में इंसाफ का महकमा होता है, जस्टिस का, पुलिस है, रोड्स, और आपके पास जितना भी नहरी निज़ाम है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये तकरीबन हर मुल्क के अंदर गवर्नमेंट करती है, स्टेट करती है। स्टेट को ये सब कुछ करने के लिए पैसा चाहिए होता है। हर काम में गवर्नमेंट स्कूल्स अगर चलने हैं तो डेफिनेटली टीचर्स की सैलरीज जाएंगी। इसके अलावा जितना भी वहां पर पूरा स्ट्रक्चर कायम होता है उसके ऊपर जो पैसा लगता है वो लगेगा। फिर इसके अलावा हॉस्पिटल्स बनते हैं तो वहां पर डॉक्टर्स की सैलरीज और दूसरे तमाम, इवन दैट पूरे मुल्क में आप देखें तो हर जगह पर खर्चा ही खर्चा तो होना ही होना है। अब ये सारा पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट ये के पास ये सारा पैसा कहाँ से आएगा जी? गवर्नमेंट के पास पैसा आता है आपके मुल्क से निकलने वाले कुछ मादनियात हो सकते हैं। हर मुल्क में ऐसा नहीं है, ये डिफरेंट कंट्रीज के लिए डिफरेंट जो है अल्लाह ताला ने नेमतें दी हुई हैं। ठीक है, आपके मुल्क से कुछ मादनियात निकल सकती हैं, जैसे कि किसी मुल्क से गोल्ड निकलता है, किसी से कॉपर निकलता है, लोहा निकलता है, और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंटली तेल गैस वगैरह निकलता है, जैसे ईरान, रशिया, कतर वगैरह जितनी भी हमारी आ जाती हैं मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, उन सब में क्या है, ऑयल एंड गैस के बहुत ज्यादा जखायर मौजूद हैं। लेकिन ऐसी जो कंट्रीज है ना उनके लिए तो जो है वो चीजें बहुत आसान है कि अपने मुल्क से मादनियात निकाली, सोना निकाला, तेल निकाला, बेचा और उनके पास पैसा आ जाता है और उनके हालात बहुत ही बेहतर चल रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कंट्रीज में टूरिज्म से भी पैसा आ जाता है। ठीक है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना वो अब क्या करती हैं, उनके पास ना तो टूरिज्म से पैसा आएगा, ना उनके पास ऑयल एंड गैस होगा, या अगर है तो उनके पास इतने वसायल नहीं है कि वो उन चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सके, जमीन से निकाल कर बेच सकें, या उनके ऊपर कुछ वैसे ही जो है वो इंटरनेशनली कोई रिस्ट्रिक्शंस या पाबंदियां आयद कर दी जाती हैं, टैरिफ्स आयद कर दिए जाते हैं। तो फिर ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या होता है कि ये कंट्रीज अपनी आवाम से पैसा मांगते हैं। वो कहते हैं कि जी हमने आपके ऊपर ही पैसा लगाना है, तो फिर अपनी ही आवाम से पैसा मांगते हैं। उन्हें कहते हैं कि अपनी इनकम का जो है वो कुछ हिस्सा जो है वो आप हमें दो, कंट्रीब्यूट करो हमारे साथ, ताकि हम आपके ऊपर ही वो पैसा खर्च कर सके और आम आवाम के वेलफेयर में वो पैसा खर्च किया जा सके। अब ये जो आम आवाम से पैसा मांगा जाता है ना, इसको टैक्स कहा जाता है। इसकी कई टाइप्स हो सकती हैं, जैसे इनकम टैक्स है, हमारी ही इनकम का कुछ हिस्सा जो हम गवर्नमेंट को देंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, वो क्या है, इनकम टैक्स कहलाएगा। और सेल्स टैक्स भी है, वो क्या है, अगर हम अपने बिजनेस की सेल्स के मुताबिक उस टैक्स को पे करना शुरू कर दें, यानी गवर्नमेंट कहता है कि जितना आप माल बेचते हो, यानी ये एक मेजरिंग स्केल है, मेजरमेंट का तरीका कहा रहा है कि भाई इतना टैक्स देना है। कोई पूछ सकता है कितना दें जी, गवर्नमेंट ये भी कह सकती है कि यार अपनी इनकम का 5% दे दो। गवर्नमेंट ये भी कह सकती है कि अपने बिजनेस की जितनी आपकी सेल्स होती हैं उसका 18% दे दो मिसाल के तौर पर। तो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट इस टैक्स को ले सकती है और किसी भी तरह से उस टैक्स को कोई भी नाम भी रखा जा सकता है। ठीक है, ये कोई बाय डिफॉल्ट चीजें नहीं है, ये बस कानून के अंदर लिख दी गई हैं और फिर उसी तरीके से इंप्लीमेंट कर दी गई हैं।
इन टैक्सेस को इकट्ठा करने के लिए क्या किया जी, गवर्नमेंट ने एक इदारा बना दिया हुआ है, उस इदारे का नाम एफबीआर है। अगर आप लोग इनकी वेबसाइट देखें तो सिंपल आप गूगल पे सर्च करेंगे एफबीआर, तो आपके सामने एफबीआर की वेबसाइट आ जाएगी। अब ये गवर्नमेंट का एक इदारा है, जैसे मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं, स्कूल्स बनाए हुए हैं, तो हर चीज के लिए, हर काम के लिए गवर्नमेंट ने अपने पास इदारे बनाए हुए हैं ना, ताकि उनमें चीजों में स्पेशलाइजेशन आ सके और अलग अलग जो है वो टास्क वाइज, कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट के इदारे अपने अपने कामों को देख सकें। मिसाल के तौर पर स्कूल्स एंड कॉलेजेस की बात करें तो आपके सामने जो है वो महकमा तालीम है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है। इसी तरीके से अगर हम लोग हॉस्पिटल्स वगैरह की बात करें तो हेल्थ डिपार्टमेंट है। तो इसी तरीके से टैक्स कलेक्शन के लिए और गवर्नमेंट के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने इदारा बनाया हुआ है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एफबीआर। इसका काम है कि पूरे पाकिस्तान से, आम आवाम से, बिजनेस से, कंपनी से पैसा इकट्ठा करें और गवर्नमेंट को ये पैसा बतौर रेवेन्यू पेश करें, ताकि गवर्नमेंट अपने मुख्तलिफ कामों पर वो पैसा खर्च कर सके और मुल्क के जितने भी मामलात हैं वो चलते रहें, खासतौर पर माशी मामलात, और फिर उन्हीं पैसों से आगे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं ऑटोमेटिकली वो भी उसी पैसे से ही चलेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एफबीआर अब ये टैक्स ऑनलाइन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए हमसे कलेक्ट करता है। यानी पुराने जमाने में जब नहीं होगा, कंप्यूटर नहीं होगा या ये सॉफ्टवेयर नहीं होंगे या इंटरनेट नहीं होगा, तो डेफिनेटली उनका भी एक मैनुअल तरीकाकार था। खैर अब वो मैनुअल तरीकाकार बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो चुका है, ना होने के बराबर है। अब ये तमाम तर इदारे ऑनलाइन कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर के जरिए ही टैक्स कलेक्शन वगैरह करते हैं। तो इसी तरीके से एफबीआर ने भी अपनी एक वेबसाइट, एक सॉफ्टवेयर बना रखा है। इस सॉफ्टवेयर का नाम आइरस है। ठीक है, आइरस ये आपके सामने आइरस ओपन हुआ है यहाँ पे, चलें ये ओपन हो गया। ठीक है, iris.fbr.government.pk इनकी वेबसाइट है। आप ये इन्हें, इनका कोई पोर्टल कह सकते हैं, इन्हें इस तरीके से इनकी कोई वेबसाइट कह सकते हैं। ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन पोर्टल है। ठीक है, और इनका जो है नोटिस आया हुआ है, लेकिन ये भी हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेंटेनेंस के लिए नोटिस है और वो कह रहे हैं कि 8 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक हम लोग अपनी साइट में कोई तब्दीलियां करेंगे, कोई मेंटेनेंस वगैरह करेंगे, तो जिसकी वजह से हमारी तमाम सर्विसेज बंद होंगी। तो इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सॉफ्टवेयर के ऊपर क्या होता है जी, जो भी टैक्स पेयर होता है, यानी जो भी आम आदमी हुकूमत को टैक्स देता है, उसका यहाँ पर एक अकाउंट बन जाता है। जिस तरीके से हम लोग फेसबुक पर अकाउंट बनाते हैं, हम लोग जीमेल पे, गूगल पे अकाउंट बनाते हैं, हमारे और अकाउंट्स होते हैं आउटलुक वगैरह के, या किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप समझ लो, आप लोग ये स्नैपचैट वगैरह के अकाउंट्स बनाते हो, टिकटॉक का अकाउंट बनाते हो, तो ये भी ऐसे ही एक अकाउंट है। इसमें आपकी एक यूजर आईडी होती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका सीएनआईसी हो सकता है, शनाख्ती कार्ड नंबर हो सकता है अगर आप एक आम आदमी हैं, और अगर आप कंपनी होंगे तो फिर एफबीआर वाले आपको खुद एक 7 डिजिट नंबर असाइन करेंगे। यूं समझ लें कि एफबीआर वाले ही तमाम तर कंपनीज का शनाख्ती कार्ड नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो इनका ये शनाख्ती कार्ड नंबर थोड़ा सा छोटा होता है, 7 डिजिट होता है, और जो इंडिविजुअल्स हैं, आम आदमी हैं, उनका जो यूजर आईडी है वो उनका सीएनआईसी होता है। ठीक है, जो कि 13 डिजिट्स होता है। एक पासवर्ड होता है जो कि आप खुद सेट करते हैं और आपका एक अकाउंट बन जाता है। आप अपने इस अकाउंट से आसानी से लॉग इन कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से यूज करना है, इसमें क्या क्या काम होते हैं, कैसे होते हैं, यही सारा कुछ हमने पढ़ना है। हमारा जो मॉड्यूल 1 है, जो हम लोग बार बार देख रहे हैं, यही तो है हमारा मॉड्यूल 1, जिसके अंदर हमारे पास आईरिस आ रहा है, बेसिक अकाउंटिंग आ रही है। फिर उसके बाद जो इनकम टैक्स के सारे काम है, वो सारा कुछ हमने इसी सॉफ्टवेयर के जरिए ही करना है, आईरिस के जरिए करना है। सीएल टैक्स के सारे काम हमने इसी सॉफ्टवेयर आईरिस के जरिए ही करने हैं। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। अब देखें, काफी हद तक आपको ये पता चलेगा कि आईरिस क्या चीज है। अब आपको ये पता चल चुका है कि इनकम टैक्स क्या चीज है, टैक्स क्या चीज है, सेल्स टैक्स क्या चीज है। ये चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अच्छा, मजीद आगे चलते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है जी आईरिस। अब ये टैक्स किस हिसाब से पे किया जाएगा और कितना पे करना है, ठीक है, इस हिसाब किताब का नाम टैक्स रिटर्न या गोशवारा है। इसके बारे में अक्सर एक मिसाल देता होता हूँ कि आप अपने मुल्क को, पाकिस्तान को ऐसे ही समझ लें जैसे अक्सर कहा भी जाता है कि जो हमारा मुल्क है वो हमारी माँ की हैसियत रखता है, हमारी वालदा की हैसियत रखता है, मुल्क हमारी माँ है। तो अगर आप इसकी मिसाल कुछ इस तरीके से ले लें कि अज्यूम करें कि हमारे घर में हमारी एक वालदा है और उनके आगे 2, 3 या 4 बेटे हैं, और वो चाहती हैं कि अब उन्होंने क्योंकि घर को चलाना है,
वालदा जो है वो ही घर चला रही हैं, उन्होंने सबके खाना पीना पहनना ओढ़ना सब कुछ मैनेज करना है, और घर के दीगर अखराजात यूटिलिटीज वगैरह के भी एक्सपेंसेस होते हैं, तो माँ जी जो है वो सब कुछ मैनेज करती हैं। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि मेरे पास तो और कहीं से पैसा नहीं आएगा, डेफिनेटली आप लोगों ने ही पैसा देने कंट्रीब्यूट करना है, तो ये घर चलेगा। तो माँ जी ने कहा कि सब बच्चे जो हैं वो मंथली मुझे 50-50 हज़ार रुपए कंट्रीब्यूट करो। अज्यूम कर लेते हैं कि उनके 3 बेटे हैं, तो तीनों बेटों से उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे 50-50 हज़ार रुपए दिया करो, कोई राउंड अबाउट ये 1.5 लाख रुपए बन जाएगा, और फिर मैं इससे घर के सारे जितने भी खर्चे वगैरह होंगे वो मैनेज कर लूंगी। ऐसा करना आसान था, एफबीआर भी, गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकती है कि एक ही बार ये कह दे कि भाई आज के बाद हर शख्स जो पाकिस्तान में रहता है वो हर बंदा ज्यादा नहीं तो चलो 5,000 रुपए दिया करेगा टैक्स हर महीने, या जो भी वो अपना टाइम पीरियड रखते। लेकिन माजी वाले केस में क्या हुआ, जब पैसे देने की बारी आई, कंट्रीब्यूशन की बारी आई, तो एक बेटा था जिसकी सैलरी शायद महीने की 3 लाख रुपए, उसने बड़े आराम से 50,000 रुपए निकाला और दे दिया। एक दूसरा बेटा था, उसकी सैलरी सिर्फ लाख रुपए थी, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल था कि आधी सैलरी दे देना, क्योंकि उसके अपने भी कोई मामला होंगे। और एक बेटा ऐसा था जिसकी सैलरी ही टोटल 40,000 रुपए थी, अब उसके लिए तो बहुत मुश्किल था कंट्रीब्यूट करना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आके अपनी माँ जी को सारी सिचुएशन बताई कि माँ जी मेरी तो सैलरी ही सिर्फ 40,000 रुपए है, मैं कैसे 50,000 रुपए दूंगा। एक ने कहा कि मेरी सैलरी सिर्फ लाख रुपए है, तो मेरे लिए भी 50% सैलरी बतौर कंट्रीब्यूशन आपको देना है, इस वक्त मुश्किल है, मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं, कुछ पेमेंट्स हैं जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर माँ जी को ये एहसास हुआ कि नहीं, इस तरीके से ये सारे लोग मुझे नहीं पैसे दे सकते, मुझे कोई जो है वो कैलकुलेशन का मैकेनिज्म बनाना चाहिए। और उस कैलकुलेशन के मैकेनिज्म के मुताबिक जो मेरा बेटा जितना कमा रहा होगा वो उस हिसाब से मुझे कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दे। मिसाल के तौर से जो 3 लाख कमाने वाला है वो 50,000 ही दे दे, जो लाख रुपए कमाने वाला है वो 20,000 दे दे, और जो 40,000 रुपए कमाने वाला है उससे सिर्फ 10,000 मांग लिया जाए या 8,000 दे लिया जाए, तो सबके लिए हेल्प करना बड़ा आसान हो जाएगा। ये जो कैलकुलेशन हुई है, ये क्या है, अगर हम लोग इसे मुल्की लेवल पर देखें तो आप इस कैलकुलेशन को कह सकते हैं रिटर्न फाइलिंग या गोशवारा, जिसे हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं ना, या इनकम टैक्स गोशवारा कहते हैं, वो ये है। यानी टैक्स की पेमेंट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, वो तो आप कर ही सकते हो, आप बिजली का बिल भी तो देते हो ना बैंक में जाके, या अपने मोबाइल ऐप के जरिए सेंड कर देते हो, और बहुत सारी पेमेंट्स हैं जो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो फिर टैक्स क्यों नहीं इस तरीके से दिया जा सकता था, डिपेंड कर रहा था कि हर शख्स की माशी हैसियत के मुताबिक, माली हैसियत के मुताबिक, या उनकी अफोर्डेबिलिटी पर, कि वो कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये किसी को नहीं पता था। उन चीज उसकी कैलकुलेशन करने के लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया आयरस, कि भाई आयरस पर आओ, अपनी अपनी इनकम लिखो, अपने अपने अखराजात लिखो, कि जो जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, फिर आपकी जो नेट बचत हो रही है वो लिखो। उसके बाद हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो फॉर्मूले के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक आपका एक टैक्स बना देगा कि अच्छा अच्छा आपकी सैलरी जो है वो महाना 1 लाख रुपए है, ठीक है आपने इतने पैसे देने हैं, आपकी सैलरी महाना 1.5 लाख रुपए, आपने इतने पैसे देने हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्लैब रेट्स के मुताबिक टैक्स देना। और ये कैलकुलेशन कौन करता है, ये सॉफ्टवेयर आयरस कर रहा है। और इसका पूरे प्रोसेस का क्या नाम है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करवाना। क्या सबमिट करवा रहे हैं हम लोग, इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के लिए डाटा सबमिट करते हैं हम लोग। और जब हम लोग सॉफ्टवेयर को डाटा फीड कर देते हैं अपनी इनकम का, अपने एक्सपेंसेस का, तो वो उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन करता है, और वो बदले में हमें रिप्लाई देता है कि भाई आपका इतना टैक्स बना है, अभी आप जमा करवा दो, गवर्नमेंट को दे दो। आई होप कि अब आप लोगों को टैक्स की सबमिशन का एक पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ी, फिर गवर्नमेंट ने किस तरीके से इदारे की जिम्मेदारी लगाई, इदारे ने सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेशन की, और फिर उस कैलकुलेशन का नाम हमने रखा इनकम टैक्स रिटर्न। अच्छा, इस इनकम टैक्स रिटर्न को या गोशवारे को ना अक्सर हम लोग रिटर्न फाइलिंग कहते हैं। फाइलिंग का क्या मतलब होता है, फाइलिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को जमा करवाना या किसी चीज को भेज देना, टू फाइल समथिंग और टू सेंड समथिंग, टू सबमिट समथिंग। तो जब हम लोग कहते हैं ना रिटर्न
कर दी, तो इसका क्या मतलब है कि हमने अपना डाटा सबमिट कर दिया एफबीआर। तो पुराने जमाने में क्या होता था, इनकम टैक्स वाले अथॉरिटीज जो है वो एक लिखा हुआ परफॉर्मा से देते थे, उसके ऊपर लोग अपना डाटा फिलअप करके जमा करवा देते थे एफबीआर के दफ्तर में, और फिर एफबीआर वाले उसके ऊपर से इनकम और उसका जो टैक्स वगैरह वो सारा कुछ कैलकुलेट करके असेसमेंट ऑर्डर एक बना के देते थे और कहते थे कि आपका इतना टैक्स बना है, फिर उसका वो चालान बना के देते थे, वो बैंक में जाके पे किया जाता था। ये सारा काम अब होता है ऑनलाइन एफबीआर पोर्टल के जरिए, आईरिस के जरिए। हम लोग क्यों यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हमें ये पता चले कि हमने इस रिटर्न को बनाना है, अपने क्लाइंट्स को ये कैलकुलेशन कैसे करके देनी है, क्लाइंट खुद से नहीं कर रहा, उसको कैसे हमने कंसल्टेंसी सर्विसेज देनी है। हम लोग अगर ये कैलकुलेशन करके देंगे, टैक्स निकलेगा, गवर्नमेंट को जमा होगा, तभी क्लाइंट जो है वो अपनी लायबिलिटी से आजाद होगा ना। अदरवाइज उसके ऊपर तो एक ऑब्लिगेशन है कि टैक्स पे करना है उसने, वो उसको कैसे करेगा वो हम उसे सिखाएंगे। ठीक है, मैं सिखाऊंगा और आप फिर फर्दर वो अपनी सर्विसेज देंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये टैक्स रिटर्न आईरस पर बनती है, यानी ये कैलकुलेशन आईरस पर होती है और वहीं ऑनलाइन सबमिट हो जाती है, जिसे हम लोग रिटर्न फाइलिंग कह लेते हैं। मैं ये जो लिखे हुए सारे पॉइंट्स है ना, ये भी आपके साथ एज इट इज शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में। कंसल्टेंट से ये टैक्स रिटर्न बनाते हैं और सबमिट करवाते हैं। अब आप लोगों को अपनी एक जो ड्यूटी है, या जो आपका आफ्टर द दिस कोर्स आपको जो काम सौंपा जाएगा, जो आपकी जिम्मेदारी होगी, जो इस काम को अभी आपको समझ आ गया हो कि अच्छे से कोर्स सीखने के बाद हमने करना क्या है, अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। और ये सिर्फ एक मॉड्यूल का काम है इनकम टैक्स का, फिर ऐसे ही सेल्स टैक्स के काम है, ऐसे ही फिर आगे एससीसीपी कॉर्पोरेट के सारे काम है। अच्छा जी, अब फाइलर क्या होता है, आप लोगों के माइंड में ये भी सवाल आता है। तो भाई फाइलर का लफ्ज निकला है फाइल से। मैंने आपको बताया फाइलिंग या फाइल का क्या मतलब है, किसी चीज को सबमिट कर देना। जिस तरीके से कोई किताब पढ़ने वाला शख्स जो है उसे हम लोग रीडर कहते हैं, कि वो रीड से रीडर का लफ्ज निकला है, प्ले से लफ्ज प्लेयर निकला है, खेलने वाला। इसी तरीके से लफ्ज फाइल से फाइलर निकला है, जमा करवाने वाला। तो वो शख्स जो अपनी रिटर्न फाइल करता है उसे फाइलर कहते हैं। आपके पास कोई क्लाइंट आता है, कहते हैं जी मुझे फाइलर कर दो, तो इसका क्या मतलब है, वो शख्स चाहता है कि आप उसका अकाउंट बनाओ एफबीआर के पोर्टल पर, और फिर उसका गोशवारा या उसकी रिटर्न या उसकी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन को सबमिट कर दो, ताकि वो शख्स टैक्स वगैरह जो उसके ऊपर बनता है वो देकर आजाद हो अपनी ऑब्लिगेशन से, उसका काम खत्म हो जाए। इसका मतलब है फाइलर करना किसी को। ठीक है, और जो शख्स फाइलर नहीं है वो कौन है, जो टैक्स नहीं देता या जो कैलकुलेशन नहीं जमा कराता। अच्छा, यहाँ पे ना एक सवाल आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि वो जो 40,000 वाला बेटा था, यानी जिसकी सैलरी 40,000 थी, अगर ऐसा हो कि एक बेटा ऐसा भी हो जिसकी सैलरी इससे भी कम हो, एज्यूम कर लेते हैं 20,000 रुपए, तो क्या अब ये कंट्रीब्यूशन नीचे से नीचे होता ही जाएगा, या कोई ऐसा टाइम भी है कि कंट्रीब्यूशन नील हो जाए? तो बिल्कुल भाई, कंट्रीब्यूशन नील भी हो जाता है। अगर आप लोग एफबीआर के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो शख्स जिसकी आमदन, सालाना आमदन 6 लाख रुपए से कम है, उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाता। वो सिर्फ अपनी कैलकुलेशन जमा करवाता है पोर्टल को, और पोर्टल उसे कहता है कि आपका टैक्स 0 है, आपने कोई टैक्स नहीं जमा करवाना। बट कैलकुलेशन जमा करवाना जरूरी है, उसी को हम लोग फाइलर कहते हैं। इसी से आगे एक सवाल ये भी उठता है कि भाई अगर टैक्स देना ही नहीं है, एक शख्स के ऊपर टैक्स नहीं बन रहा, उसकी आमदन 6 लाख से कम है, तो फिर उसको फाइलर होने की जरूरत क्या है? कोई भी शख्स फाइलर क्यों बनता है, इसके पीछे भी एक रीजन है। अब वो रीजन समझते हैं। बीइंग अ कंसल्टेंट, आप लोगों के माइंड में भी ये सवाल आ रहा है ना कि भाई कल को हम लोग एक जो कैरियर है एक ऑप्ट करने लगे हैं, हम लोग एक पेशा ज्वाइन करने लगे हैं, अगर लोग ये सोच लें कि भाई फाइलर बनने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर हमारा क्या काम है, फिर हम लोग ये सीखने का फायदा क्या है? क्या वाकई इस पेशे की डिमांड है कि काम भी होगा हमारे पास, ये नहीं होगा? तो काम तो खैर इसमें जो है वो कभी ना खत्म होने वाला काम है, ये ऐसा पेशा है, क्योंकि पूरा मुल्क आपको पता है हमारा चल ही टैक्स से रहा है। हमारे मुल्क से ना कोई लोहा तांबा कुछ भी निकल रहा है, शायद एक नमक निकल रहा है, और जो एक मेन चीज है, और भी छोटी छोटी चीजें होंगी, बट अगर हम लोग अपनी मेजर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो यही हमारे नमक वगैरह ही है जो हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बाकी सारा मुल्क कैसे चल रहा है कि इंडिविजुअली लोग मेहनत कर रहे हैं, अपने बिजनेसेस चला रहे हैं, कंपनीज चला रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, और गवर्नमेंट हमसे पैसा लेती है और उससे अपना मुल्क चला रही है। तो फिर ये टैक्स वाला काम तो कभी भी खत्म होने वाला है ही नहीं पाकिस्तान में। अच्छा, कोई भी शख्स फाइलर क्यों बनता है जी? गवर्नमेंट ने ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई हैं और कुछ पाबंदियां लगाई हुई हैं नॉन फाइलर्स के लिए।
ठीक है। इन नॉन फाइलर्स को इनएक्टिव फाइलर्स भी आप कह सकते हैं। तो इनके लिए कुछ पाबंदियां रखी हुई है। मिसाल के तौर पर ये अपनी जब भी जमीन बेचते हैं या कोई जमीन खरीदते हैं तो इन्हें बड़ा ज्यादा टैक्स जमा करवाना पड़ता है, फीस बड़ी ज्यादा देनी पड़ती है उस टाइम। अभी के लिए आप लफ्ज फीस इस्तेमाल कर लें। अगर ये अपना बैंक से पैसे निकलवाते हैं तब भी इन्हें बैंक वालों को इजाफी पैसे देने पड़ते हैं कि जी हमने पैसे अपने ही पैसे अपने ही बैंक से निकलवाने जाने पर भी इन्हें पैसे देने पड़ते हैं। इसी तरीके से अगर ये कोई गाड़ी वगैरह खरीदेंगे तो वहां पे इन्हें बड़े एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म सेट कर दिया कि नॉन फाइलर को जगह जगह पर तकलीफ हो, जब वो उसको तकलीफ होती है तो वो क्या करेगा, वो आएगा, वो कहेगा कि मुझे भी वो फायदे चाहिए जो एक फाइलर को मिलते हैं। और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने फाइलर्स के लिए, जो एक्टिव फाइलर्स हैं, जो दे रहे हैं टैक्स या जो अपनी कैलकुलेशन जमा करवा रहे हैं, उनके लिए कुछ बेनिफिट्स मुतारिफ करवा दिए हुए, जैसा कि उनको टैक्स में कुछ जो है वो रिडक्शन मिलती है या टैक्स कई दफा जमा ही नहीं करवाना पड़ता बहुत सारी चीजों के ऊपर। तो उन सारे बेनिफिट्स के लिए आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर लोग मजबूर होते हैं, लोग कहते हैं भाई हमें भी फाइलर बनना है। नहीं तो जितने पैसे फाइलर बनने पे लगेंगे, मैक्सिमम कंसल्टेंट क्या ले लेगा, 4,000 5,000 6,000 रुपए ले लेगा कंसल्टेंट। इससे ज्यादा पैसे तो, इससे 10 गुना या 20 गुना ज्यादा पैसे तो मेरे लग गए जब मैंने कोई जमीन प्लॉट खरीदने गया। तो जहां मैंने 2 लाख रुपए टैक्स देना था वहां पर मुझे 4 लाख रुपए टैक्स देना पड़ा। तो वो 2 लाख रुपए जो मैंने दिया है, शायद मैं अगले पता नहीं कितने सालों तक अपना कंसल्टेंट से काम करवा सकता था गोशवारों का। तो ये वजह है कि लोग फिर फाइलर बनते हैं। मैंने हल्की सी एक मिसाल लिखी हुई यहाँ पर कि मिसाल के तौर पर एक शख्स अपनी जमीन बेचना चाहता है, जमीन है 50 लाख रुपए। अब अगर वो एक फाइलर है ना, तो उसको जो टैक्स अदा करना पड़ता है गवर्नमेंट को जमीन बेचते वक्त, वो है 62,000। और एक नॉन फाइलर के लिए वही टैक्स, ये मैंने सिर्फ एक जो मिसाल लिखी है आपको, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है ये, वो टैक्स 5 लाख रुपए है। तो आप खुद सोचें कि जब इतना ज्यादा फर्क आएगा तो वो ऑटोमेटिकली कहेगा ना कि मैं भी फाइलर हो जाऊं। अच्छा जी, इसी तरीके से बैंक से निकलवाने पर, पैसे निकलवाने पर फाइलर के लिए लो टैक्स है। प्रॉफिट लेते हैं कुछ सेविंग अकाउंट से, उसके लिए लो टैक्स है। नॉन फाइलर के लिए हाई रेट ऑफ टैक्सेस है। कंपनी से डिविडेंड, कार खरीदना, ये सब कुछ। अच्छा, ये टैक्स सीजन क्या है, ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग पर ही बता दिया। ये नॉर्मली 3 महीनों का टाइम होता है, 3 से 4 महीनों का, 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर। और अगर एक्सटेंडेड हो ये पीरियड तो 31 अक्टूबर तक, यानी अगर डेट एक्सटेंड कर देना गवर्नमेंट तो 31 अक्टूबर, 15 नवंबर तक ये चला जाता है। पाकिस्तान में सब लोग हर साल 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक अपना इनकम टैक्स का गोशवारा जमा करते हैं। आप 30 सितंबर के बाद भी गोशवारा जमा करवा सकते हैं, ऑल ओवर द टाइम, ऑल ओवर द ईयर, किसी भी टाइम आप करवा सकते हैं। लेकिन ये होता है कि ये जो टाइम होता है ना, ये होता है ड्यू डेट के अंदर अंदर, यानी इसमें कोई आपको जुर्माना नहीं पड़ता। इसका ये फायदा होता है। और अगर आप इसके बाद जमा करवाते हैं तो फिर वो फाइन वगैरह होते हैं। अच्छा, ये है जी कि अगर आप सीजन के बाद रिटर्न जमा करवाते हैं तो आपको फाइलर बनने के लिए 25,000 रुपए का फाइन पे करना पड़ता है। ये अभी मौजूदा जो फाइन है ना, वो 25,000 है। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स अभी यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ पॉइंट्स हम लोग इंशाल्लाह कल की क्लास में भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कुछ चीजों का तो समझ आ गया होगा। अब मैं थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं ओरिएंटेशन क्लास से रिलेटेड, वो आपके साथ शेयर कर दूं एंड देन मैं वाइंड अप करता हूँ। बिकॉज इसके बाद फिर एक और मेरी क्लास है और मुझे उस क्लास पे लिए भी निकलना है। तो एक्चुअली हुआ ये कि आपकी क्लास में जो थोड़ी देर के लिए हमारा नेट डिस्कनेक्ट हो गया ना, तो उसकी वजह से हमारा कुछ टाइम वेस्ट हो गया। बट खैर कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह कल की क्लास में हम लोग इन चीज़ों को कोई चीज़ अगर हमें रिवाइज भी करनी पड़े तो हम लोग इंशाल्लाह वाइंड अप कर लेंगे। अच्छा जी, ओरिएंटेशन क्लास में व्हाई डू बिजनेस नीड्स अ कंसल्टेंट, अब ये तो मेरा नहीं ख्याल आपको कोई चीज़ है जो आपको मजीद बताने की जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको नोट से वो सारा समझा दिया है कि सिनेरियो क्या है। जो आम आदमी है ना, तो वो अपने आप को खुद से फाइलर करता है, ना वो अपनी टैक्स की कैलकुलेशन कर सकता है, ना वो कंपनियां बना सकता है, ना वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट खुद कर देगा, ना उसने अपना सॉफ्टवेयर हाउस खुद बनाना है। अगर वो ये सारे काम करेगा तो फिर वो अपना जो असल काम है शायद वो ना कर पाए। तो डेफिनेटली जितने भी कॉम्प्लाइंसेस के काम है इदारों के साथ, वो सारा कुछ आपने करना है और बेतहाशा काम है। इस टाइम आपको पता होगा कि एक छोटे से छोटा बच्चा जो है वो आजकल 14 से 15 साल का बच्चा जो है वो बिजनेस खड़ा कर रहा है। जितने भी हमारे न्यू स्टार्टअप्स आ रहे हैं, खास तौर पर आईटी के जो स्टार्टअप्स हैं या आईटी से जुड़े हुए एसोसिएटेड
जिनमें आपके ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर्स वगैरह आ जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं 14-15 साल के अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हैं और हाई टैक्सेस भी पे कर रहे हैं। वो किनके जरिए पे कर रहे हैं? आप कंसल्टेंट्स के जरिए पे कर रहे हैं। मुल्क जो है वो टोटली मूव करता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता फ्रॉम एन एग्रीकल्चर स्टेट टू इंडस्ट्रियल स्टेट, या फिर आप कह सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता आईटी की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें बहुत ज्यादा काम है, दिन रात आपके पास काम होगा। बस आप लोगों को एडवर्टीजमेंट करनी आनी चाहिए, एड्स लगाने आने चाहिए। काम बहुत ज्यादा है इसमें। टैक्स रिटर्न फाइलिंग, एफबीआर, आईरिस वगैरह सब कुछ आप लोगों को बता चुका हूँ। आगे मूव करते हैं जी। वाई डू यू नीड आईबी? हमारा इदारा क्यों आपके लिए अहम है जी? क्या फायदा दे सकते हैं हम लोग? कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि हम लोग स्किल्स के साथ साथ इन स्किल्स को सेल करना भी सिखाते हैं। आप लोगों को पता है फेसबुक एड्स और ये सारा कुछ है, ठीक है। इससे आप लोगों को ये हेल्प मिल जाएगी। सेकेंडली, वी आर नॉट ओनली अ टैक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एज वेल एज ये एक सीए फर्म है, यानी हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं। तो जितना हमारे क्लाइंट्स का काम होता है वही हम लोग सारा प्रैक्टिकली काम आगे स्टूडेंट्स को सिखाते भी हैं और स्टूडेंट से करवाते भी हैं। तो इससे मैक्सिमम आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई डमी रेप्लिका सॉफ्टवेयर हो जिसके ऊपर आप लोगों को काम करने के लिए कहा जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि प्रॉपर जो एक्चुअल मार्केट में काम हो रहा है रियल क्लाइंट्स का, वही काम आपसे करवाया जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए भी हमारे रियल क्लाइंट्स के जो आईडीज हैं, पोर्टल्स हैं, वही आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। तमाम तर चीजें हम लोग प्रैक्टिकली ही सीखेंगे जी। थ्योरेटिकली चीजें हम लोग जरा कम ही सीखेंगे और हमारा जितना भी टाइम होगा उसको मैक्सिमम प्रैक्टिकल के ऊपर ही सर्व किया जाएगा। प्रैक्टिस हम लोग कैसे करेंगे? मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, जैसे आप लोग ये देख सकते हैं आइरस है, तो ये क्लाइंट्स जितने भी है ना, हमारे तमाम तो स्टूडेंट्स के साथ हमारे क्लाइंट की रियल आईडी शेयर की जाती है। फिर किसी भी क्लाइंट का कोई भी मसला हो तो आप लोगों को वो रियल मार्केट में रहते हुए आप वो मसला खुद से सॉल्व करना सीखते हैं कि अच्छा एफबीआर इस तरीके से भी क्लाइंट के साथ कुछ कर सकती है, एफबीआर ये भी रिक्वायर कर सकता है, एफबीआर ऐसे भी तंग कर सकता है क्लाइंट को, तो कैसे हमने उसको बचाना है। इसी तरीके से एससीसीपी कंपनी सारा कुछ, तो ये सारे पोर्टल्स पर ही आपको ये सारा काम करवाया जाएगा। इसी तरीके से लीप है, ठीक है, लीप के ऊपर भी आपको यही सारे काम करवाए जाएंगे। एससीसीपी के जितनी भी कंपनीज होती हैं इनकी भी ऐसे ही आईडीज हैं कंपनीज की, डायरेक्टर्स की, ये आप लोगों को दी जाएंगी ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। इसी तरीके से ट्रेडमार्क, आईपीओ, पीसा वगैरह सारा कुछ होगा आपके पास। अच्छा जी, सिंगल विंडो कंसल्टेंसी इंशाल्लाह आप बन जाएंगे। यानी जब आप ये तमाम तो चीजें सीख जाएंगे और आपके पास क्लाइंट आएगा तो एक ही छत के नीचे आप उसे तकरीबन 99% जितने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के काम है आप हर तरह की सर्विसेज इंशाल्लाह उसे दे रहे होंगे। क्या जी हम लोग, हाँ ये तो हम लोग कर चुके हैं। अच्छा जी, मजीद ये कि हम लोग वीकेंड क्लासेस ऑफर करते हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन हमारी क्लास हुआ करेगी, शाम को 8 बजे से लेकर 9:30 तक, 9:30 तक। और मोस्ट वर्सेटाइल कोर्स है हमारा, आप लोग देख ही चुके हैं, कोई चीज हमने छोड़ी नहीं है। कोर्स 100% प्रैक्टिकल है। और फिर हमारा जो एलएमएस होगा जिसके ऊपर आप रिकॉर्डेड क्लासेस ले रहे होंगे, ये लाइफ टाइम अवेलेबल होगा आपके लिए, 2, 4, 6 महीने के लिए नहीं, बल्कि इंशाल्लाह हमेशा के लिए। जब तक हमारा इदारा है, जब तक हमारी वेबसाइट चल रही होगी और आपका एलएमएस होगा, आप तब तक अपने लेक्चर्स देख रहे होंगे, ठीक है। यूं ही समझ लें कि इंशाल्लाह हमेशा के लिए आपके पास ये मटेरियल मौजूद रहेगा, हर तरह का स्टडी मटेरियल और वेबसाइट, ताकि आप लोग जब चाहें जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर्टिफिकेट आपके ऑनलाइन वेरीफाइएबल होंगे, ठीक है। सीएनआईसी से भी वेरीफाई कर सकते हैं, अपने रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, आप उसे क्यूआर कोड से भी वेरीफाई कर सकते हैं। प्रॉपर एक जिंदा अलाइव सर्टिफिकेट आपके साथ हमेशा रहेगा। आपको किसी को जाके ये नहीं कहना पड़ेगा कि भाई मुझे काम आता है, मुझसे काम करो। आप सिर्फ अपना सर्टिफिकेट शो करें, साथ हमारा आपके सर्टिफिकेट को जो वेरीफाई करते हैं तो हमारे इदारे की तरफ से एक रिकमेंडेशन लेटर होता है कि जी हाँ इस बंदे ने हमसे फलां काम इस वक्त में सीखा है, ये इसमें एक्सपर्ट है। और आप हमारे इदारे पर यकीन करते हुए इस स्टूडेंट से या इस एक्सपर्ट से, कंसल्टेंट से काम करवा सकते हैं। जहां कहीं कंसल्टेंट को इशू होगा, इदारा आपके साथ खड़ा होगा, ठीक है जी। 1 साल तक हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट भी देते हैं और 1 साल के बाद भी इंशाल्लाह सपोर्ट चलती रहती है। फॉर्मली जो हम लोग सपोर्ट देते हैं वो 1 साल तक देते हैं, ठीक है। एलएमएस आपका लाइफ टाइम है। ये सपोर्ट से मुराद है कहीं पे आपके क्लाइंट का काम नहीं हो रहा और आपको मेरी हेल्प चाहिए या हमारे किसी और टीचर की हेल्प चाहिए, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करके देंगे। इसके साथ साथ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जी वो ऑल ओवर द पाकिस्तान मौजूद हैं। आप पाकिस्तान में लाहौर में बैठे हैं, आपका कोई क्लाइंट ऑनलाइन आपके पास सिंध का आ जाता है, ठीक है, आपने उसको सर्विसेज देनी है या उसका कोई काम ऐसा है जो सिंध में एफबीआर के दफ्तर में जाके होना है, आप तो लाहौर में बैठे हैं, तो क्या होगा, आप
मेरे पास आएंगे, ठीक है, सिर्फ एक मैसेज ग्रुप में या मुझे ड्रॉप करेंगे। हमारी कम्युनिटी में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो इस टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, पाकिस्तान के हर गांव में। मैं ये कहूंगा कोई ना कोई हमारा स्टूडेंट लाजमी होता है जो कि प्रैक्टिस कर रहा है। तो आपका कोई भी काम कहीं पर रुक नहीं सकता। इदारों में बैठे हैं हमारे स्टूडेंट्स मुख्तलिफ कस्बों में, शहरों में, हर जगह बैठे हैं। सिर्फ कम्युनिटी को आपने टच करना है और आपका काम हो जाएगा। तो ये सारा कुछ था जी आज के लिए। कल इंशाल्लाह इससे आगे मूव करेंगे। कल हमारी फर्स्ट रेगुलर क्लास होगी। अब आप लोगों के सवालात को एक दफा मैं देख लूं, कुछ रिटर्न क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है वो आवाज का थोड़ा सा इशू था। हाँ जी, कोर्स प्लान जो है वो हो गया। बस ये बारिशों का मौसम है तो उसकी वजह से थोड़ा सा था, और ये इंटरनेट वगैरह का इशू होता है। हाँ जी, हाँ जी, ये पीरियड वगैरह था। नहीं नहीं, आप ओरिएंटेशन क्लास तो ये होगी है ना, इसके बाद जो है आपका फर्स्ट रेगुलर क्लास आ जाएगी। और आप जो भी पेड स्टूडेंट्स होंगे यानी जिनका भी एडमिशन वगैरह होगा, आपके ऑनवर्ड जो है वो एलएमएस अकाउंट और ये सारी चीजें चलना शुरू हो जाएंगी। नहीं नहीं, एलएमएस पे जो लेक्चर्स हैं वो आपके ही लेक्चर्स होते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेंगे, उनके लिए अलग से कोई आपने पे नहीं करना। कंसल्टेंट की अपनी लॉगिन आईडी नहीं होगी, बल्कि क्लाइंट की डायरेक्ट आईडी से बनेंगे। उसमें लॉगिन करके उसकी रिटर्न वगैरह होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। कंसल्टेंट अपनी आईडी से भी कर सकता है और आप अपने क्लाइंट की आईडी से भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से ही होता है। जी जी, इदारा जो है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वेरीफाइड है। इसमें जो है आप इसको वेरीफाई कर भी सकते हैं एफबीआर से, एनटीएन प्रोफाइल इंक्वायरी से। जी साहिल असलम साहब, बिल्कुल हम पे कुछ हद तक हम पे डिपेंड करती हैं। लेकिन वो चीज़ें जो ऑफिशियल हैं, जैसे हम लोग अगर किसी बैंक के जरिए अपनी सैलरी वगैरह रिसीव कर रहे हैं, या हम लोग कोई सेल परचेज करते हैं और हमारी जो अमाउंट्स हैं वो बैंक में रिसीव हो रही हैं, या हम लोग ज़मीन सेल परचेज करते हैं, तो लैंड रिकॉर्ड जो है हमारा, ठीक है, यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हमारी जमीन का रिकॉर्ड आ रहा है कि हमारे नाम पे इस टाइम कौन सी जमीन है, कौन सी नहीं है, गाड़ियां हमारे नाम पे कितनी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम छुपा नहीं सकते, बैंक बैलेंस हम लोग नहीं छुपा सकते। तो ये मैं आगे जाके आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा, कौन से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें आपने 100% करेक्ट बताना है। और कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनकी हम पेमेंट्स वगैरह कैश में कर रहे होंगे, मिसाल के तौर पे आपने कोई जानवर खरीद लिए हैं, ठीक है, आप कम ज्यादा बता सकते हो, थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो। कोई गोल्ड वगैरह है उसको आप कम ज्यादा कर सकते हो, इस तरह की चीजें जिनका ऑफिशियल रिकॉर्ड ना हो। हाँ जी, प्रैक्टिस का जो आईडीज जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे क्लाइंट्स की, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे। जो चीजें मैं करवाता रहूंगा एज इट इज आप लोग करते जाएंगे। रिकॉर्डिंग लेक्चर्स की सहूलत बिल्कुल मौजूद है जी। एलएमएस पर आईडी कब तक बन जाएगी? सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी, ये सर्टिफिकेट आपको हार्ड कॉपी में मिलेगा। एलएमएस पर आईडी आप जैसे एडमिशन लेंगे आपने खुद आईडी बनानी है अपनी, ठीक है। एलएमएस पर आप लोग जाओगे और अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, ठीक है। अकाउंट क्रिएट, यहाँ पे एलएमएस पे आ गए आप लोग, ठीक है जी। एलएमएस पे जाने के बाद आपने अपना अकाउंट खुद क्रिएट करना है, रजिस्टर कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद आपने सिर्फ अपना जो अकाउंट है, जो आपका ईमेल है, वो आपने अपने कोऑर्डिनेटर को भेज देना है, या व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना है जो आपका ग्रुप होगा, ठीक है। वो आपका ईमेल हमारे पास आ जाएगा, और जिस बैच में आपने एडमिशन लिया होगा उसी बैच की आपको एक्सेस मिल जाएगी। इस तरीके से ये सारे बैचेस आपके सामने आ जाएंगे। फिर जिस बैच में आपका एडमिशन होगा, इस तरीके से जैसे यहाँ पे लिखा है कंटिन्यू लर्निंग, तो क्या है, इस बैच में आपका एडमिशन हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके लेक्चर इसमें सारे ओपन होंगे, ठीक है। ये देखें लगे हुए हैं। और ऐसे बाकी सारे बैचेस जिनमें आपका एडमिशन नहीं होगा, उसके ऊपर आपका ये बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा, यानी आप इनके जो लेक्चर्स हैं वो आप नहीं देख सकेंगे। इसके ऊपर एक लॉक लगा हुआ होगा हर लेक्चर के सामने। तो उसके लिए आप लोगों ने फिक्रमंद नहीं होगा, जो भी आपका बैच होगा उसी हिसाब से आप लोगों को आपके बैच की एक्सेस दे दी जाएगी। हाँ जी, हार्ड कॉपी एड्रेस पे मिलेगी, 1 साल तो बैकअप सपोर्ट होगी जी, बिल्कुल ठीक है। सर अगर किसी की इनकम या सेविंग 6 लाख से ज्यादा है, कह लें 8 लाख है, लेकिन
इसको अंडर 6 लाख शो करवा दें, एक्सपेंसेस ज्यादा शो करके, इनकम कम शो करके इस पे गाइड करें। बिल्कुल ऐसे ही है, गलत नहीं है डियर फरहान साहब, लेकिन कुछ चीजें हैं अगर जो बैंकिंग चैनल के जरिए हो रही है ना, उसमें हम लोग नहीं कर सकते। इनकम और बिजनेस में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो हम लोग कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग, मैं अभी मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, कुछ लोग अपने ही रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को अपना एम्प्लॉय शो करके उन्हें सैलरीज दे देते हैं, उसकी वजह से एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा शो हो जाते हैं, प्रॉफिट कम हो जाता है, टैक्स कम देना पड़ता है, ठीक है, लेकिन नोटिस भी आते हैं। तो वो सारी चीजें आप लोगों को तरीके भी बताऊंगा। सैलरी या बिजनेस पर्सन की रिटर्न्स करते करते बैंक स्टेटमेंट का क्या रोल है, लाइक जस्ट क्लोजिंग बैलेंस देखना होता है या किस तरह से? डियर, सैलरी वगैरह पर्सन के लिए तो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस ही देखना होता है, बट बिजनेस में जो प्रॉपर रिटर्न का तरीकाकार है वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जरिए, आपके बिजनेस के रिकॉर्ड्स के जरिए आपकी रिटर्न फाइल की जाती है। बट पाकिस्तान में ये होता है कि कुछ स्मॉल बिजनेसेस जो अपने बिजनेस का कोई हिसाब किताब नहीं रखते ना, वो फिर क्या करते हैं, कंसल्टेंट से कहते हैं कि ये हम बैंक स्टेटमेंट आपको ला देते हैं, इसमें जितना पैसा आ रहा है उसको आप हमारी इनकम शो कर दो, जितना पैसा जा रहा है वो हमारे एक्सपेंसेस में डाल दो, और आप खुद ही हमारी रिटर्न बना दो। तो कुछ जगह पे बैंक स्टेटमेंट का ये भी रोल है। हम एफबीआर में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या क्लाइंट की आईडी होती है? जी, क्लाइंट की आईडी होती है, हम लोग एफबीआर में क्लाइंट को खुद रजिस्टर करते हैं। एडमिशन फीस का बता दें। एडमिशन फीस डियर आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो आपको बेहतर बता सकेंगे, और मेरा एडमिशन नहीं हुआ अभी, तो मैं कैसे ज्वाइन करूंगा? आप अपने कोऑर्डिनेटर से रब्ता करेंगे जी। सर, असाइनमेंट्स भी हैं कोई हमारे लिए? बिल्कुल हैं, सारे कोर्स में आपकी हैं ही सारी असाइनमेंट्स, इस पे आप मैक्सिमम अपनी तैयारी करेंगे। सर, ये टैक्स कंपनी का एक बार साल में भरना होगा और बाकी साल कोई टेंशन नहीं होगी, या मेंटेनेंस करनी होगी उसकी? नहीं, आगे जाके आप लोगों को चीजें फिर वही बात कर रहा हूँ कि समझ आएंगी। इसमें इस तरीके से होता है कि अगर आम इंडिविजुअल है ना, तो उसका तो एक ही बार भरना होता है, लेकिन जब कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी का विद होल्डिंग टैक्स भी होता है, जो कि कंपनी ने हर 3 महीने बाद जमा करवाना होता है, ठीक है। इसके अलावा कंपनी का एक एडवांस टैक्स होता है, वो भी कंपनी ने जमा करवाना होता है क्वार्टरली 3 महीने के बाद। तो कंपनीज के और भी कुछ टैक्सेस होते हैं, लेकिन आम आदमी, सैलरीड पर्सन वगैरह जो है, हाँ जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना कि सोल पर्सन का बिजनेस, कंपनी नहीं गए, ठीक है, अगर तो कंपनी है तो फिर वो सारा कुछ करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ, विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स और विद होल्डिंग टैक्सेस। लेकिन अगर एक आम बिजनेस है जिसे सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कहते हैं, उन्होंने बस साल में एक दफा टैक्स भरना होता है और कुछ भी नहीं, वो भी अगर 6 लाख से ऊपर जाएंगे तब भरना है, अदरवाइज नहीं भरना होता। ऐसे बिजनेस की जिसकी हर ट्रांजैक्शन में कुछ प्रॉफिट होता है, बाकी सारी कॉस्ट पे, उसको कैसे मैनेज करें? लाइक कोई शॉप है जिसके लोग प्रोडक्ट की पेमेंट ऑनलाइन कर देते हैं, तो प्रॉफिट तो बहुत कम होता है, ट्रांजैक्शन कैसे रीड करना पड़ता है? जी बिल्कुल बिलाल साहब, इसमें बहुत सारे बिजनेसेस आ जाते हैं, खासतौर पे इतने भी आपके इजी पैसा और जैज कैश वगैरह वाले जो रिटेलर्स होते हैं, वो ज्यादातर इसमें फॉल करते हैं कि वो डेली उनकी लाखों की ट्रांजेक्शन होती हैं, पैसा आता है जाता है, लेकिन उनका उसमें बहुत ही कम कमीशन होता है। तो बेसिकली ये फॉल करते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस में, इनकी कमीशन इनकम होती है। तो इसको हम लोग ट्रांजैक्शंस को नहीं रीड करते, वो तो बिजनेसमैन डेफिनेटली हमें खुद बता देगा ना कि मेरा ये काम है, फिर हम थोड़ी उन ट्रांजैक्शंस को उनकी इनकम बनाएंगे। वो तो खुद बता देगा कि जी मुझे पर ट्रांजैक्शन जो है वो इसमें 0.2% बचता है, या 0.5% या 1% जो है वो मेरा कमीशन होता है। तो डेफिनेटली फिर हम उस हिसाब से उनकी इनकम जनरेट कर देंगे, और उसी हिसाब से उनके एक्सपेंसेस जो है वो उसमें से माइनस कर देंगे, जो भी उनके शॉप वगैरह के एक्सपेंसेस होंगे। सर, अगर कोई स्टूडेंट है लेकिन उसके बैंक में घर से पैसे आते रहते हैं लाखों में, तो उसका क्या हिसाब? जी, उसको इनकम नहीं कहते, वो कंट्रीब्यूशन बाय फैमिली मेंबर होता है, और वो टैक्स फ्री है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। हमारा एंड पे कुछ पेपर वगैरह भी होगा? डियर, आपकी असेसमेंट्स रखी जाती हैं मॉड्यूल वाइज, ठीक है, तो उससे आपका प्रॉपर स्कोर वगैरह भी बनेगा, जो कि ऑनवर्ड इंशाल्लाह आपके लिए बड़ा हेल्प करेगा आपको, आपके क्लाइंट्स के हवाले से, या आपको जो काम आपने लेना है तो उसमें बड़ा आपको हेल्प आउट करेगा। स्टेटमेंट इजी पैसा जैज कैश की भी देनी पड़ती है? नहीं जी, देनी कहीं नहीं पड़ती, बस आपने वो रिटर्न फाइल करनी होती है। अच्छा डियर, बात ये है, क्या जैसे आपने देखा है कि आज की क्लास में थोड़ा सा हमारा वो टाइम उस तरीके से क्लैश कर गया, और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हमारा लग गया, जिसकी वजह से आपके क्वेश्चंस जो रिटर्न थे वो तो मैंने साथ ही साथ एड्रेस कर दिए, कुछ भाइयों ने अभी भी हैंड रेस किया हुआ है, तो आप लोगों ने जी माइंड नहीं करना, मेरा 9:30 पे एग्जैक्ट नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी, स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे, और मुझे एक दफ़ा आज तो जाना होगा। कल वाली क्लास हमारी 8 बजे शुरू हो जाएगी, लेकिन आप लोगों के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाएं, जो सवालात पूछने हैं आप पूछें, मैं तमाम तर सवालात का जवाब दूंगा, बिल्कुल एज इट इज दूंगा, ठीक है, वॉइस नोट में जवाब दे दूंगा, आप वॉइस नोट में सवाल भी अपना पूछ सकते हैं।
ठीक है, फिर भी अगर कोई सवाल रह जाए तो वो आप कल की क्लास में भी पूछ सकते हैं, कल 8 बजे। बिलाल साहब कह रहे हैं कि जी प्रोविडेंट फंड या स्पेशल फंड जो कटता है वो किस तरह मैनेज करना होता है रिटर्न में। ये जो भी आपका प्रोविडेंट फंड होता है या जितने भी आपके ऐसे पैसे होते हैं जो आप सैलरी में से कटवा रहे होते हैं और बाद में आपको ही वापस मिलने होते हैं, इन तमाम तर चीजों के ऊपर टैक्सेस ऑलरेडी कट चुके होते हैं, तो इनके ऊपर आपने मजीद टैक्स नहीं देना होता, और ये आपकी सैलरी का ही पार्ट होते हैं जो कि आपको बाद में पेमेंट होती है, और ये टैक्स फ्री होती है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। सर कोर्स के दौरान हम कोई केस पकड़ सकते हैं, आपने कल से पकड़ना शुरू कर देना है डियर, ठीक है इनामुल हक साहब। तमाम लोग इंशाल्लाह पहले 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर मैंने आपको चीजें इस हद तक सिखा देनी है कि आपको शायद मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी मजीद, कि जी ये काम आ रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा। मुश्किल कामों में शायद मेरी जरूरत पड़े, आम जितने भी रिटर्न फाइलिंग वगैरह सारा कुछ आप खुद से ही कर रहे होंगे, बट आप कल से ही अपना काम पकड़ना शुरू कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। क्वेश्चन डिफरेंट है, ये सैलरी से तो कट जाते हैं, इनको एक्सपेंस शो नहीं कर सकते, तो कैसे कंसाइल करेंगे? नहीं जी, इन्हें अपने एक्सपेंसेस नहीं शो करना होता, ये आपकी ग्रॉस सैलरी का पार्ट होते हैं, आपने इन्हें अपनी ग्रॉस सैलरी में ही शामिल करना है, ठीक है। ये आपका एक्सपेंस नहीं होता, ये आपकी ग्रॉस सैलरी का पार्ट है, टैक्सेस के ऊपर अप्लाई होता है। इंशाल्लाह हमारी जो तीसरी क्लास है ना वो सैलरी से रिलेटेड है, उसमें आपको ये सारा कुछ सिखाऊंगा। अगर मेरे पास यहाँ पे नोट्स जैसे ओपन होंगे शायद, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ये आप लोगों की सैलरी की सारी क्लास है, तो इसमें ये आपके सारे आ रहे हैं, ये पेंशन फंड्स आ रहे हैं, प्रोविडेंट फंड आ रहे हैं, ये आपको उस तरीके से सारा कुछ सिखाऊंगा, कितना कितना कटते हैं, कैसे एग्जाम्पशंस हैं, कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, उनको कहाँ पे आपने ट्रीट करना है, सारी कैलकुलेशन प्रॉपर हम सीखेंगे, और उसके बाद हम लोग इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर देंगे अपने पोर्टल के ऊपर। आपकी सारी क्लासेस ऐसे ही हुआ करेंगी नोट्स के हिसाब से, ठीक है। इसी तरीके से बिजनेस है, सारा कुछ है, सारा काम आपको उस तरीके से करवाया जाएगा, बेफिक्र है, ठीक है आप लोग। कोऑर्डिनेटर का नाम बता दें, नंबर शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। जी ठीक है, मैं नंबर भी शेयर कर दूंगा, कोऑर्डिनेटर्स का नाम भी आपको बता दूंगा, और बैच स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ करवाऊंगा जी। मेरे पास तो केस हैं, मैं जो है वो पेस्टिंग, मुझे वर्ड नहीं पढ़ना है, आपने क्या लिखा है, आप ऐसा करें बस आप लें, जो भी आपके क्लाइंट्स वगैरह है ना, हम उनका काम कर देंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है जी डियर, आप बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की कीमती वक्त का। आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, इजाजत दें। काइंडली ग्रुप में जाके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको क्लास जैसी भी लगी हो। कल मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।